हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी पर आपका स्वागत। और आज हम लेके आए एक बार धांसू टॉपिक, जहां से आरबीएससी बार बार क्वेश्चन को दे रही है। और उस टॉपिक का नाम है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आइए पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जहां से एक प्रश्न 100% आता है। तो चालू हो जाइए। धातुओं के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म। और बच्चों, पहला जो रासायनिक गुणधर्म अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं धातुओं की वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों तैयार हो जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। धातुओं की वायु के साथ, या आप लिख सकते हो इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों देखो, धातुओं की जब वायु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है या धातुओं का जब वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है, तो ध्यान रहे धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? धातु ऑक्साइड बनते हैं। तो देखो, धातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन यानी कि वायु के साथ करा रहे हैं, तो ये धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए प्रत्येक बच्चे के, कि जैसे ही आपको धातु की वायु के साथ या वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो आपको धातु ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 1, धातु ले लेते हैं कॉपर। क्या ले लेते हैं? कॉपर। इसकी वायु की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण को जब जलाया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है बच्चों, ये होता है काले रंग का। कैसे रंग का होता है? काले रंग का। ठीक है, इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। 4Al एल्यूमिनियम की जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ध्यान रखना 2Al2 का निर्माण होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान रहे कि जब भी धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी तो धातु ऑक्साइडों का निर्माण होता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए एक बार। आगे चलते हैं। अब देखो यहां से आगे, अब ये जो धातु ऑक्साइड जो है, ध्यान रहे हमने पहले दूसरे अम्ल वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो आगे ध्यान रखें, अधिकांश धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, धातु ऑक्साइड ज्यादातर जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो बच्चों क्या मेरे को कमेंट में आप करके बता सकते हो कि ऐसे ऑक्साइडों को हम क्या नाम देंगे? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आगे मिटाते हैं इसको। और ऐसे ऑक्साइडों को बच्चों नाम देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या नाम देते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप इसको हैशटैग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हैशटैग लगा दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ध्यान रखना बच्चों, ऐसे धातु ऑक्साइड जो जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, और दोनों के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये अम्ल और क्षार दोनों प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और ऐसे ही ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो बच्चों पेपर की दृष्टि से बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है, यानी कि जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन उदाहरण के रूप में। ऐसे ऑक्साइडों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है Al2O3, एक आता है ZnO, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों उभयधर्मी जो ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन Al2O3 और ZnO, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये जिंक ऑक्साइड है। अगर इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखें बच्चों हम, तो ध्यान रखना Al2O3 इसके साथ में हम कराते हैं अम्ल की अभिक्रिया। तो ध्यान रखना ये जो Cl है ये इस Al के साथ अभिक्रिया करता है और ये AlCl बना लेता है। साथ में ये तीन अणु यहाँ पर किसके बन जाते हैं? जल के बन जाते हैं। इसी प्रकार इस धातु ऑक्साइड की अब हम क्षार के साथ कराते हैं। Al2O3 प्लस 2NaOH कराते हैं तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, 2NaAlO2 बनता है। साथ में यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। किसका अणु बाहर निकलता है? जल का अणु बाहर निकलता है। ये बच्चों लवण है और ये जल है।
ये जल हो गए, ये लवण हो गए। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट। तो बच्चों इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न हर साल पेपर में आ रहा है। उभयधर्मी ऑक्साइड को हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लें। आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर दो, जो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं, अतः होते, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। क्षार बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये जल में घुल जाता है और जल से क्रिया करके ये NaOH बना लेता है, ये क्षार बना लेता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसा धातु ऑक्साइड यानी कि 2, ये ले लेते हैं पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। और ये जो पोटेशियम जो ऑक्साइड है ये जल के साथ क्रिया करके 2KOH का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? 2KOH का निर्माण करता है और ये बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे धातु ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। और ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3। तो अपना 2 यहां तक हो गया था, ठीक है, ध्यान रखें। अब ध्यान रहे फैक्ट नंबर 3। कुछ धातु जो होती है वो इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि उनको अगर खुले वायु में रखा जाता है तो वो वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। और ऐसी धातु ऑक्साइडों में सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, इनको अगर खुला रखते हैं तो ये आग पकड़ लेती हैं। कुछ धातुओं की अभिक्रियाशील क्षमता इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि इन्हें वायु में रखने पर ये तुरंत आग
पकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, डुबोकर रखा जाता है। एग्जाम्पल, सोडियम धातु और पोटेशियम धातु। तो बच्चों सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिनकी अभिक्रियाशील क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनको वायु में हम खुला रखते हैं तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। तो ये बच्चों हुए धातुओं के वायु से अभिक्रिया या धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन। तो इस टॉपिक में से कोई ना कोई प्रश्न आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। दूसरा गुण धातुओं का चलते हैं, ध्यान रखना धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो बच्चों अब हम किसके साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? जल के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना जो धातु जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं तथा साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी करती हैं, तथा साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी करती हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना जो धातु ऑक्साइड जो है जल में घुलनशील होती है वो धातु ऑक्साइड जल में क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन ध्यान रखना जो धातु ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती है वे जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, बनाती है। तो बच्चों ध्यान रखना जो धातु ऑक्साइड किसमें घुलनशील होती है? जल में, प्लस जल, और क्रिया करके बनाती है धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगी, लेकिन जो धातु ऑक्साइड, पॉइंट पे ध्यान देना बच्चों, कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, ना कि धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जो धातु जल में अघुलनशील होती है वही धातु ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जो जल में घुलनशील होती है वो ध्यान रखना धातु हाइड्रोक्साइड गैस बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। उतारो जल्दी से। आगे देखो बच्चों,
अब ध्यान रखना यहां से इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरा इसमें, ठीक है, जो ध्यान रखना सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ, जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती है तथा यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसमें ध्यान रखना ऊष्मा का निर्माण होता है, क्षेपी होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में सीधे की सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी धातु के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो ऐसी धातुओं के नाम ध्यान रखना सोडियम तथा पोटेशियम होता है। और ये सोडियम तथा पोटेशियम जो होती है ध्यान रखना किसके साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो देखो टू एग्जाम्पल लेते हैं, 2K ये धातु है सोडियम यानी कि पोटेशियम धातु है और ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके ये 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर दूसरा 2Na सोडियम की धातु की अभिक्रिया जब ठंडे जल के साथ कराते हैं तो अभी पढ़ाया था अपन ने, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में ऊष्मा निकलती है। तो बच्चों ध्यान रखना ऐसी धातु जो होती है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, ये अभिक्रिया इतनी तेज गति से होती है कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रज्वलित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। तो बच्चों ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो सोडियम यानी कि जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती। कौन कौन सी धातु हैं, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम ये दोनों जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। किसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जल के साथ। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आगे देखो बच्चा तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जहां से प्रश्न आ रहे हैं बार बार, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, जो कैल्शियम जो होता है, क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन गैस को क्या कर सके, प्रज्वलित कर सके, प्रज्वलित कर सके, क्या कर सके, प्रज्वलित कर सके। इसी कारण हाइड्रोजन गैस के बुलबुले
कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं। किसकी सतह से चिपक जाता है? कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगता है, तैरने लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये कैल्शियम है, इसकी अभिक्रिया हम अगर जल के साथ में कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaA का OH का होल ट्वाइस आपने पहला भी पढ़ा होगा, शुष्क बुझा हुआ चूना। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में ऊष्मा निकलती है, लेकिन इतनी मात्रा में ऊष्मा नहीं निकलती है कि इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर सके, जला सके। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, देखो क्या होता है जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है। कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? जल के साथ कराई जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनती है तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है इतनी ऊष्मा नहीं निकल पाती कि इस हाइड्रोजन को जला सके। इसलिए हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो इस कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये अपन ने जल ले लिया, क्या ले लिया? जल ले लिया, और इसमें हम कैल्शियम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो इसकी सतह से चिपक जाते हैं और ये कैल्शियम जिसके कारण सतह पर आ जाता है, तैरने लगता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, क्या कारण है कि जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो कैल्शियम जल की सतह पर तैरने क्यों लगता है, नाचने क्यों लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है, जल्दी से नोट डाउन करो। आगे देखते हैं अपना चौथा फैक्ट इसका। तो चौथा फैक्ट जो बच्चों है, देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिंक एवं आयरन, आयरन ना तो गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं, ना तो गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं और ना ही ठंडे जल के साथ, और ना ही ठंडे जल के साथ, जल के साथ क्रिया करते हैं, करते हैं, बल्कि ये भाप के साथ, किसके साथ बच्चों? भाप के साथ, भाप को अंडरलाइन कर लेना, भाप के साथ अभिक्रिया करके, क्रिया करके, भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते, साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन 3Fe, 3Fe प्लस 4H2O लिक्विड है,
इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये बनता है Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस H2। अभी कितना H2 आएंगे यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ 8 है तो ये कितने आ जाएंगे 4H2। ये हाइड्रोजन गैस बनती है। जल्दी से नोट डाउन करो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2L प्लस 3H2O। लेकिन ये सॉरी गैस आएगा, भाप के साथ क्रिया कर रहे हैं तो ये बनेगा, ध्यान रखना, Al2O3 प्लस 3H2। तो ध्यान रखना, आयरन जो है, एल्युमिनियम जो है, जिंक जो है, ये आयरन जो है जल के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो एल्युमिनियम है वो जल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन फिर इस प्रकार बनकर आता है कि ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो गर्म यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक। तो इस टॉपिक में से कोई ना कोई प्रश्न आने वाला है, जल्दी से उतारें। पांचवा फैक्ट है बच्चों, पांचवा और लास्ट फैक्ट है, लेड यानी कि शीशा, कॉपर यानी कि तांबा, इसके अलावा सिल्वर यानी कि चांदी आदि जल के साथ, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो मेरे को कि ये अभिक्रिया क्यों नहीं करती है? तो इसका आंसर आपको कहां से लेना है, सक्रियता श्रेणी से लेना है। क्योंकि हम जानते हैं कॉपर है, सिल्वर है, ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं और नीचे आने के कारण इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, जिसके कारण ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो धातुओं की रासायनिक गुणधर्मों में अब हम तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। तीसरा गुणधर्म जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। और ये आप दूसरे पाठ में भी पढ़ चुके हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ध्यान रहे, जो धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, कोई सा एक H2SO4 ले लेते हैं, अम्ल तनु ले लेते हैं, एक धातु ले लेते हैं, Zn ले लेते हैं। ध्यान रखना, ZnSO4 लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। ये जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपने बच्चों दूसरे पार्ट में भी इसको आप ढंग से पढ़ चुके हैं कि जो अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 2 यानी कि अम्ल क्षार और लवण में भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4। यहां से देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक पूछ लेता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता, नहीं करता है, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो बच्चों ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान रखना ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, जिसके कारण जल का निर्माण होता है, यानी कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसी कारण अम्ल या इस नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। एक और, तो बच्चों ये आपके सारे के सारे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। ऐसी ही वीडियो और अधिक विज्ञान को अगर आसान भाषा में समझना है तो हमारे YouTube चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी पर जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।